सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के अंतर्गत हम आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। अगर ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए कुछ अच्छे प्रश्न देखते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी अध्यक्षता? देखिए, जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय किसका शासन था? तो ये आप चारों याद कर लीजिएगा। ठीक, हम चैनल पे कई बार बता भी चुके हैं। तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। महाकश्यप ये जो थे ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य रह चुके थे। ठीक है, और किसके शासनकाल में थे उस समय? देखिए, अजातशत्रु का शासनकाल था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये राजगृह बिहार में हुआ था। ये तो कहाँ हुआ था? राजगृह तो इसमें दिया ही हुआ है। ठीक, तो आप चारों बौद्ध संगीति कायदे से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है इससे मिले आपको। चलिए आगे देखें। लेखकों के सिंधु घाट सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। क्या है पहला कथन? गोल्डन चाइल्ड सिंधु घाट के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। और क्या है? R.D. बनर्जी ने क्या कहा था? सिंधु घाट के लोग द्रविड़ थे। डॉक्टर गुहा ने क्या कहा था? सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। और जॉन मार्शल ने कहा था लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका डी ऑप्शन है। जॉन मार्शल ने सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये गलत है। जॉन मार्शल ने ऐसा नहीं कहा था। सबसे अधिक जॉन मार्शल ने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। उन्होंने भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो देखिए, गोल्डन चाइल्ड ने कहा था, ये A, B और C आपका सही है। D, जॉन मार्शल ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हमने बताया आपको, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, मंगोलियन प्रजाति के। ये कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस सन में की थी? ये की थी 1793 में। देखिए, भू राजस्व की वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। सबसे पहले कहाँ लागू की गई? यह व्यवस्था जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू हुई थी। आगरा शहर किसने बसाया? किसने स्थापना की आगरा शहर की? ये आपका सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो गए। सिकंदर लोदी ने की थी। सी ऑप्शन जो है। ये किस सन में की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, इसको बसाया था। तो आगरा देखिए, आप आगरा आपका 1526 से 1658 तक मुगलों की राजधानी आगरा शहर बना रहा। ठीक है, और तत्कालीन मुगलकालीन इमारतें भी आगरा में ही हैं। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद आदि के कारण विख्यात ये पर्यटन स्थल भी है, जैसा आपको मालूम होगा। ठीक है, और ये तीनों जो हमने चीज़ें बताई, देखिए, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ये जो हैं इनको यूनेस्को की धरोहर के रूप में इनको घोषित भी किया जा चुका है। ठीक है, बाबर ने यहाँ चौकोर, आयताकार, वर्गाकार बागों का भी निर्माण कराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में लड़ा गया? किस सन में लड़ा गया था ये? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में। किसके बीच में लड़ा गया था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में दो आपके अफगान रोमिला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और मराठों की तरफ से मराठे चूंकि हार गए थे इस युद्ध में, और इस हार को न सह पाने के कारण मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, जिनको कहते थे नाना साहब, ठीक है, बालाजी बाजीराव नाना साहब, इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो हार को सहन नहीं कर पाए थे मराठों की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला जो देशभक्ति गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, किसने लिखा था? ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, बी ऑप्शन। मोहम्मद इकबाल ने किस सन में लिखा था इसको? उन्होंने 1905 में लिखा था, बंगाल विभाजन के जब हुआ था। इस गीत को उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में इसको पढ़ के सुनाया था। वो उसी समय सरकारी कॉलेज में, उस समय वो व्याख्याता थे। तो पहले तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सदस्य रह चुके थे। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग में प्रमुख भूमिका निभाई। क्या नाम? मोहम्मद इकबाल। शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो इसमें देखिए, गलत आपका कथन जो होगा वो बी है, गलत। शीत युद्ध क्या था इसको एक लाइन में बता देते हैं। ये एक आदर्शवादी युद्ध था। कब हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के अंत में मित्र राष्ट्रों की विजय और धुरी राष्ट्रों की पराजय के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको कहते हैं सोवियत संघ को रूस, इसमें प्रारंभ हुआ था। ठीक, को बिना कोई शस्त्रों का प्रयोग हुए आपसी प्रतिस्पर्धा में। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन जो है गलत है। बाकी सही कौन से इसमें? ए है, सी है और डी है। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधिक रूप में भाग किसने लिया था? तो ये देखिए, लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। सी नंबर ऑप्शन। लाला लाजपत राय को क्या कहते थे? पंजाब केसरी भी कहते थे। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें पूछी जा सकती हैं, तो आप यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक, यंग इंडिया किनकी थी? लाला लाजपत राय जी की रचना थी। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा वंदे मातरम पत्र और द पीपुल पत्र भी इन्होंने लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिले किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक, यानी जिसे कहते हैं मुंबई मैदान में, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया गया था। कौन सा? करो या मरो का नारा दिया गया था। और 0 आवर के अंतर्गत मध्य रात्रि और 9 अगस्त तक कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त तक गिरफ्तार कर लिया गया। तो युवा कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी आ गया, जिसमें अरुणा आसफ अली, इन्होंने इस आंदोलन को चलाया, भूमिगत रहकर चलाया था। ठीक है, और नेतृत्व किया था अपनी सूझबूझ के कारण। तो इसीलिए इनको कहते थे क्या? हीरोइन ऑफ 1942 या ग्रांड, ये भी आता है क्वेश्चन, ग्रांड ओल्ड लेडी। ठीक, इनको कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत रह के चलाया था अपनी सूझबूझ और समझ से, क्योंकि सभी नेता 9 अगस्त तक सब गिरफ्तार हो चुके थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 2 3 4 4 कथन दिए हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1929 में लाहौर में संपन्न हुआ। ठीक, एक पॉइंट है। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, ये एक नंबर सही है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन था 1929 में, नेहरू जी द्वारा अध्यक्षता की गई। इस अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी कि अगले वर्ष यानी कि 1930 से 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये मनाई जाएगी। 2 नंबर वाला भी सही है। इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ये सही बात है। इसी दिन देश में पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। यानी कि आप 15 अगस्त 1947 से पहले भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और ये निर्णय लिया गया था उस समय कि ये हम पूर्ण स्वतंत्रता को घोषित करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का, अभी हमने इससे पहले आपको बताया था असहयोग आंदोलन, जिसे बताया था ना अरुणा आसफ अली वाला, 8 अगस्त 1942 को
जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस दौरान नारा दिया गया था करो या मरो। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंतिम आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, तो आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये तीनों सही हैं, 4 नंबर गलत है आपका। ठीक, विद्यार्थियों हम क्या केवल आपको प्रश्न ही नहीं पढ़ के समझाते हैं, साथ में संबंधित चीजें आपको समझाते हैं क्वेश्चन से संबंधित। अगला, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है। सबसे पहली बात, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल की परतें होती हैं 5। पहले कौन सी? क्षोभ मंडल 1 नंबर, 2 नंबर समताल मंडल, 3 नंबर मध्य मंडल, 4 नंबर आयन मंडल और 5 नंबर बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। तो आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है? विद्युत चालकता होती है। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? इसको बिना ऑप्शन देखिए। देखिए, भारत और श्रीलंका जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट ये दोनों से अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका फिर से बता देते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट से दोनों से अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी आती है? तो कौन सी नदी है? तो देखिए, ऑप्शन आपकी है गोदावरी। ठीक, ए नंबर ये जो लिखा है हमने, गोदावरी जो है 10% क्षेत्र को कवर करने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम स्थान से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ आपका नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भारतीय राष्ट्र सीमा क्षेत्र में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है आपका कौन सा? बी नंबर कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विश्व की। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष परोक्ष रूप से कब लागू हुआ? तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 2013 में। भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था। तो राइट आंसर होगा आपका 2013। ठीक, इस दिन संसद 2013 को संसद द्वारा पारित किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अच्छा उद्देश्य क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ते मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की उपलब्ध करवाना। ठीक, 75% इसमें ग्रामीण क्षेत्र के को लिया गया है, सुनिश्चित किया गया है, और 50% इसमें शहरी क्षेत्र को। ठीक, अर्थशास्त्र का एक प्रश्न, मुद्रास्फीति की स्थिति में कर की दरों में क्या होगा? अगर किसी देश में इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाए, मुद्रास्फीति, मुद्रा कीमत घट जाए, ठीक, तो जो टैक्स का क्या होगा? मुद्रास्फीति की स्थिति में टैक्स की दरों में वृद्धि होती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। कीमतों के स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है मुद्रास्फीति में। ठीक है, अर्थात ये ऐसी अवस्था होती है इसमें वस्तुओं की उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा और साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है।
मुद्रास्फीति से जो समाज का आर्थिक जो असंतुलन है वो बिगड़ने लगता है, आयात में वृद्धि हो जाती है, निर्यात में कमी हो जाती है। ये सब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के प्रभाव हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? उस राज्य या संघ शासित प्रदेश का नाम बताना है जिन दो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय है। बताइए। देखिए, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, सी नंबर जो ऑप्शन है, इनमें एक ही हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट का नाम क्या है? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोबूर्जियर ने बनाया था इसमें, और उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एन भंडारी थे। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विज्ञान का देख लीजिए एक प्रश्न, बारिश की बूंदें जो हैं वो गोल होती हैं, इसका कारण क्या होता है? बारिश की बूंदें जल के पृष्ठ तनाव के कारण, डी ऑप्शन जो है ना, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए बारिश की बूंदें गोल होती हैं। गुप्त उष्मा को किसमें नापा जाता है? गुप्त उष्मा मापी किसमें जाती है? जूल बटे किलोग्राम में इसको मापा जाता है। ठीक, ये जो आपका ए ऑप्शन है, जूल बटे किलोग्राम में गुप्त उष्मा को मापते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? ये होती है आपकी 27 pm। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक ऊर्जा होती है 27 pm। हाइड्रोजन खोज किसने की थी? 1766 में हुई थी, हेनरी कैंडिस ने की थी। मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है? बताइए। मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर तथा बाएं भाग में शुद्ध रुधिर भरा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? ये चार संख्याएं ए बी सी डी जो दी हुई हैं, 99 से कौन सी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी? तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 99 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? इसके लिए जो संख्या 9 से और 11 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 99 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 9 और 11 दोनों से विभाजितता की शर्तें को पूरा करना चाहिए। अच्छा, 9 से विभाजितता का सूत्र क्या है? कोई भी संख्या का योग। जैसे मान लीजिए इसमें 5 1 5 7 9 दिया है। ठीक, ये एक संख्या दी है, ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इसके लिए इस पूरी संख्या को जोड़ देते हैं। तो 5 1 6 5 11 11 7 18 18 और 9 27। 27 9 से कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसी संख्या को इसी तरह से अगर आप देखेंगे, 11 से कटने का नियम क्या है? 11 से विभाजित होने का ये नियम है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। ठीक, अतः आपका आंसर जो है वो ए होगा, ए। जनसंख्या का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपका एक महान अर्थशास्त्री थे, रॉबर्ट माल्थस। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, माल्थस। ये जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था, ये इन्होंने दिया था 1798 में ही। जो आज समस्या से हमारा देश जूझ रहा है, जनसंख्या की समस्या, इसका इन्होंने 1798 में ही जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। तो उन्होंने बताया था कि अगर जनसंख्या को रोका नहीं गया तो ये अपने संसाधनों से अधिक हो जाएगी। ठीक, और जनसंख्या उन्होंने बताई थी कि डबल इस तरह से बढ़ती है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8। और उन्होंने बताया था खाद्यान्नों का उत्पादन वो ऐसे बढ़ता है, 1 2 3 4 इस स्पीड से बढ़ता है। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत के विषय में बताया था।
NLRMP इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। कब योजना शुरू हुई है? ये शुरू हुई थी 2008 में। फिर से पढ़ देते हैं, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है आपका। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इस योजना के अंतर्गत ये जो 2008 में शुरू हुई थी, इसमें भूमि संबंधी आंकड़ों को कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया जाता है ताकि भूमि संबंधी रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो ये थे फजल अली। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इस कारण भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक, इसने अपनी 1956 में रिपोर्ट दी थी। इस आधार पर भाषा और संस्कृत के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नागरिक चार्टर में क्या शामिल होता है? नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, खाता संबंधी जांच, प्रस्तावित बजट के दस्तावेज व शिकायत निवारण तंत्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि कैसे निर्धारित होती है? कौन निर्धारित करता है? इसमें एक पॉइंट देख लीजिए, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती है। इनमें से ये डी ऑप्शन होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। कई बार परीक्षा में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय जो चल रही है? 2019 से जो चल रही है आपकी 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के हैं ओम बिड़ला। ठीक, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला आ जाएगा आपका ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है इसलिए 2-3 बार बोल देते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के चुनाव के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उच्च सदन, यानी कि आपकी राज्यसभा उच्च सदन है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका विवरण और उल्लेख इसका मिलता है। स्थायी सदन है। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या वर्तमान समय में 245 है। 233 सदस्य संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताया ना, 6 वर्ष होता है। ठीक, 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक, अनुच्छेद 80 में इनका विवरण है कि राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा का कार्यकाल का। नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। इसको लगा लीजिएगा। ठीक, एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे। आप जब इसको लगाएंगे तो इसी तरह से ही प्रश्न आपको सरलीकरण के मिलेंगे। इसमें आपका बी नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक, इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा? 5/3। एक प्रश्न देखिए, औसत से मिलेगा आपको। 1 से 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? क्या होगा? 1 से 20 तक, ये हम आपको बता देते हैं। 1 से 20 तक के मध्य अभाज्य संख्या कौन सी हैं? 2 हैं,
ठीक, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 11 के बाद 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, बटे कितनी संख्याएं हुई? कुल 8 संख्याएं हुई। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 77/8। ठीक, 17 के बाद 19 है, 19/8 किया हमने, कितना आया? 77/8 आया। 77/8 को आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 सही 5/8। आंसर में 9 सही 5/8 आएगा। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में करण कारक है। संज्ञा का वह रूप जिसमें किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कहते हैं करण कारक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, आवाहन का विलोम शब्द छाटिना है। आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन का होगा विसर्जन, सी। आवाहन मतलब किसी को बुलाना, पुकारना। विसर्जन उसको छोड़ना, त्यागना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? भूतकाल किसमें है? किसमें है भूतकाल? वह राजकोट से आ चुका है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, लोकोक्ति और मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। एक है ऊंट की चोरी निहरे निहरे, इसको क्या कहेंगे? इसका अर्थ ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। देखिए, इसका अर्थ होगा बड़े बड़े जो काम हैं वो चुपके चुपके नहीं किए जा सकते। ऊंट की चोरी कैसे चुपके चुपके कर लोगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट ये बताइए, काठ मार जाना। काठ मार जाना का अर्थ क्या होगा? ये शायद आपने ना भी सुना हो। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, काठ मार जाना, काठ मार जाना का इसका अर्थ है हतप्रभ रह जाना, हतप्रभ आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक, बिल्कुल स्तब्ध रह जाना। अचानक शेर को सामने देखकर वो बिल्कुल काठ मार गया, मतलब हक्का बक्का रह गया। एक देखिए, इंग्लिश के आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिसके अंतर्गत आपको एक इंग्लिश का पैसेज भी मिलेगा। तो चलिए एक पैसेज करते हैं, प्रैक्टिस कर दिए इसको। जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, जैसे कुछ लोग को पसंद है फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना। सिमिलरली सम मेन लाइक टू क्लेम्ब माउंटेन्स, उसी तरह से कुछ लोग को पसंद है पर्वतों पर चढ़ना। दिस इज ऑफन वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, ये अक्सर बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, पर्वतों पर चढ़ना। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ नहीं होते हैं। पाथ्स आर यूजुअली वेरी स्टीप, जो रास्ते होते हैं बहुत ज़्यादा ढालू होते हैं। सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट अप एंड डाउन, कुछ पर्वतों की जो दिशाएं होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। सो इट मे टेक मेनी आवर्स टू क्लिम्ब एज लिटिल, इसलिए घंटों लग जाते हैं उनको चढ़ने में। देयर इज ऑलवेज द डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ, बहुत खतरा है, इस बात की प्रबल संभावना है कि आप नीचे गिर जाएं। एंड बी किल्ड और इंजर्ड, चोट लग सकती है, आप मारे जा सकते हैं। मैन टॉक अबाउट कनकरिंग ए माउंटेन, व्यक्ति बात करते हैं पर्वतों को जीतने की। इट इज़ वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, ये बहुत अच्छी एक भावना है, एक इच्छा है कि ऊपर पर्वतों के ऊपर जाना चढ़ना। आफ्टर क्लिम्बिंग फॉर आवर्स, घंटों की मेहनत के बाद। एंड मे बी इवन डेज, और हो सकता है इसमें कई दिन लग जाएं। यू लुक डाउन एंड सी द होल कंट्री बिलो यू, और वहाँ पर पहुँच आपको लगता है कि सारा दुनिया और सारा देश आपके कदमों में है। यू फील गॉड लाइक, आपको लगता है कि ईश्वर तुल्य आप महसूस करते हो। देखिए, सम मैन लाइक टू क्लिम्ब माउंटेन्स, कुछ लोगों को पर्वतों पे चढ़ना पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों पसंद है कुछ लोग को चढ़ना? दे डू नॉट, क्योंकि वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं है। दे नो द ट्रिक ऑफ कन, ये भी नहीं। दे लाइक टू टेक फेस डेंजर, नहीं। कुछ लोग को इसलिए पसंद है, दे वांट टू हैव ए वंडरफुल फीलिंग, वे अद्भुत फीलिंग महसूस करना चाहते हैं। गॉड लाइक, कि सारा देश उनकी पैरों के नीचे है, इसीलिए वो चलना चाहते हैं। ठीक,
बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, टू क्लिम माउंटेन इज ऑफन डिफ़िकल्ट, पर्वतों पर चढ़ना अक्सर मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो असमान होते हैं और ढालू होते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों, पैसेज ज़रूर पढ़िए और करिए, प्रैक्टिस करिए। विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश के पैसेज की प्रैक्टिस कम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या भरेंगे। आई डिडंट इन्फॉर्म, मैंने नहीं बताया। एट ऑल, किसको नहीं बताया? नन, एनीबडी, एनी, नोबडी। आई डिडंट इन्फॉर्म एनीबडी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मैंने किसी को नहीं बताया। इसमें देखिए एंटोनिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का विलोम क्या होगा? जस्टिस का न्याय होता है, अन्याय का इनजस्टिस। ठीक है, इसमें आया नहीं है इस विकल्प में। जस्टिस न्याय, इसका अपोजिट होगा इन लगाएंगे, प्रीफिक्स इन लगाएंगे, इनजस्टिस अन्याय। नेक्स्ट एक देख लीजिए, कथन और तर्क वाला स्टेटमेंट एक देख लीजिए। क्या कथन कह रहा है? कथन कह रहा है, क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में ABC लिमिटेड कंपनी में सम्मिलित होना चाहिए? कह रहा है कि विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में, एक ABC कंपनी है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। तर्क ये कह रहा है हाँ, शामिल हो जाना चाहिए। विजयंत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार उसका सबसे अच्छा काम है। और दूसरा तर्क कह रहा है नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है, उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत भाग दौड़ी करनी पड़ती है। तो आपको बताना है तर्क कौन सा मजबूत है, हाँ वाला, नहीं वाला, या दोनों, या दोनों नहीं। देखिए इसमें तर्क एक साफ पता चल रहा है, एक है उसको तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और योग्यता और अनुभव के अनुसार उसको अच्छा काम मिल रहा है तो उसको काम कर लेना चाहिए। हाँ, रोज़गार का मौका कहीं भी मिले, अच्छा है अवसर, ठीक है, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, ये हाँ, एक नंबर स्टेटमेंट हाँ में जाएगा। एक देखिए, जो लोग गंजे होते हैं वो सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। मतलब बताया गया, सामान्यतः बताया गया है, जो लोग गंजे होते हैं तो वो बुद्धिमान होते हैं, सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है, अनिल गंजा है तो अतः अनिल बुद्धिमान है, सामान्यतः आ गया है ना, तो क्या है? सत्य होगा, संभवतः सत्य, गलत कहा नहीं जा सकता, संभवतः सत्य। जब इसमें सामान्यता बताया गया ना कि अधिकतर जो लोग होते हैं गंजे वो बुद्धिमान होते हैं, तो अनिल गंजा है तो पता नहीं अधिकतर में है कि नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्यता सत्य। नेक्स्ट देखिए, एक कथन दिया हुआ है आपका। कथन क्या कह रहा है? कथन धारणाएं, कथन तर्क वाले जरूर प्रैक्टिस करिए। देखिए ये कथन कह रहा है, PhD गणित की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के लिए के पत्र में एक वाक्य, आपको अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा, लिखा रहता है ना तमाम कॉल लेटर जो आते हैं, आपको अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा, ये दिया हुआ है। तो इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं? धारणाएं हैं, यदि स्पष्ट ना हो तो सभी अभ्यर्थी व्ययों की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। एक नंबर ये बात सही है, अगर लेटर में कुछ नहीं कहा गया है तो प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, अभ्यर्थी कर सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन क्या है? अनेक संगठन लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति करते हैं, हाँ करते हैं, इसीलिए तो ये बात लिखी गई है, ठीक है, कि ये नहीं करेगा क्योंकि अनेक संगठन हैं और ऑर्गेनाइजेशन है वो यात्रा व्यय देते भी हैं, ठीक, तो इसीलिए ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही बैठ रहा है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही बैठ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 भी सही है और 2 भी सही है। धारणाएं, दोनों धारणाएं सही हैं। एक देखिए, यदि बीते कल से परसों, पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? कह रहा है यदि बीते कल से परसों, से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा बताइए? बीता हुआ कल से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार आने वाला कल सोमवार होगा, ठीक है,
ये बी ऑप्शन आपका। देखिए 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से स्थित क्या होगी, इस प्रकार से प्रश्न मिल सकते हैं। ऊपर से स्थान दिया होगा तो नीचे से पूछा गया होगा तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कितने बच्चे हैं, 73 बच्चे हैं। अनुज का स्थान कितना है, 23वां है। कहाँ से, ऊपर से है 23वां। तो अनुज का स्थान पूछा गया है, इसमें एक जोड़ दीजिए आप, कितना उत्तर आएगा, उसका आएगा 51। उसकी स्थिति नीचे से क्या होगी, 51 होगी। ठीक, इस तरह से प्रश्न आए, छोड़िएगा नहीं। अब मान लो 75 बच्चों की एक कक्षा में उसका स्थान 24वां है, नीचे से स्थान क्या होगा, तो आप वही कर लीजिएगा, कुल संख्या लिखिएगा, उस बच्चे का नाम लिखिएगा और उसमें एक जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक देख लीजिए, इंग्लिश का सिनोनिम पूछा गया, एड्रॉइट। एड्रॉइट, एड्रॉइट माने क्या होता है, एड्रॉइट माने होता है कुशल, जो बहुत एक्सपर्ट हो, कुशल हो, स्किल्ड हो, सी, उसको कहते हैं एड्रॉइट बराबर स्किल्ड। ये देखिए बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया गया है। फरवरी 2022 में स्वर कोकिला कही जाने वाली किस भारतीय पार्श्व गायिका का 92वें वर्ष में निधन हो गया, एक नंबर लता मंगेशकर। हाँ, इतना सरल तो नहीं आएगा, वैसे आ भी सकता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर थी, 92 वर्ष की अवस्था में 2022 फरवरी 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया, किसने पेश किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका सी नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष किस 2022 और 23 में अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया था। क्या था, जिसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत इनको लागू किया गया था, किया जाएगा इसमें। चलिए करंट अफेयर को देख लीजिए। क्वेश्चन है कि नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, कौन सी हैं वो कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता हैं आपकी ए, भूमिका श्रेष्ठ, ए नंबर। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं, इनको चुना गया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, किसको लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इन्होंने यूपीआई 128 पे, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, 5 से 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, बराबर मिलेंगे आपको पेट 2023 में। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है, कौन सा भी ऐसा हाल ही में देश ऐसा है जो यूरोपीय संघ में शामिल हो गया है। मंजूरी किसको मिली है, देखिए यूक्रेन को मंजूरी मिली है या शामिल होने की, डी नंबर ऑप्शन आपका। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, देखिए आपका 12 अप्रैल, ये आपका है, देखिए ये है आपका 15 मार्च, सॉरी 12 अप्रैल नहीं, इधर ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है, 15 अप्रैल, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च। अगला है, SLI-NEX 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। SLI-NEX 2022 भारत और श्रीलंका के मध्य एक ऐसा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, सही है। अभ्यास का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, ये भी सही है। और इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी, और इस प्रकार ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है आपका, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अभिनय
अभिनव अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय व किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय और किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? ये जीता पीवी सिंधु ने, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये जीता था आपका कैरोलिना विल्सन ने, सी। ब्रिक्स से संबंधित एक प्रश्न देखिए, हो सकता है दे दें आपके में। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, ठीक है। तो इस समूह में कौन कौन शामिल है ये बताना आपको। ब्रिक्स में शामिल है, देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन एवं साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हैं। जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन के नेताओं की बैठक में इस समूह को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। इसके बाद कब? 16 जून 2009 में स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, ठीक। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? समस्त देशों के बीच विकास, वित्तीय, तकनीक, व्यापार आदि के सहयोग को बढ़ाना। भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसका संगठन है। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो भीम का, BHIM, भीम का फुल फॉर्म बताना है। विस्तारित रूप क्या होगा? ए नंबर, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ए नंबर ऑप्शन होगा भीम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, निम्न कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मानकीकृत संस्था नहीं है? देखिए ISI जो है ना, ये बी, ये नहीं है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, ठीक। बाकी ए नेशन इज मेकिंग, इसके राइटर कौन है? ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक और राजनीतिज्ञ सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ए WC बनर्जी, ए ऑप्शन है आपका। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वरिष्ठ नागरिक थे। इन्हें राष्ट्रगुरु की भी उपाधि दी गई थी उस समय। तो ए नेशन फॉर मेकिंग, WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी इनको किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते। दादा भाई नौरोजी ने देखिए गीता रहस्य लिखी थी पुस्तक, थोड़ा बता देते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। गीता रहस्य किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। और मराठा और केसरी, मराठा केसरी किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा लिखी और केसरी लिखी, ये पुस्तकें लिखी गई हैं। और इसी क्रम में हम आपको बता रहे थे, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तकें लिखी? हम बताया था ना, मराठा लिखी, ठीक। और आते हैं क्वेश्चन, और गीता रहस्य लिखी। गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, सॉरी बता दिया था हमने आपको, दादा भाई नौरोजी नहीं। गीता रहस्य है, मराठा हैं और केसरी है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? ये हुआ था आपका बी नंबर ऑप्शन, 1951 में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में चीन के हुआंगशू शहर में हुआ।
पहली क्लोन डॉली जो थी वो भेड़ थी, ठीक है। विश्व में पहली क्लोन थी वो डॉली क्या थी? ए नंबर ऑप्शन आपका भेड़। अगले प्रश्न में देखिए क्रम पूछे गए हैं जो भारत सरकार देती है पुरस्कार, उसमें तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? देखिए आता है तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, ठीक। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक सेवा पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार। कला, साहित्य और विज्ञान के बड़े स्तर में जनसेवा में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1954 से। पहला है सबसे भारत का पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, नंबर 1 पे, ठीक। भारत रत्न के बाद कौन सा है? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार नंबर 3 पे क्या है? पद्म भूषण। यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था आपका वर्ष 1966 में, ठीक। ए नंबर ऑप्शन। देश में प्रत्येक बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम जो है 11 मई 1998 को पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कराए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है तब से, ठीक है। तो आपका क्या डेट आ गई? 11 मई। नेक्स्ट है मंजीरा लोक नृत्य में कौन सा उपकरण बजाया जाता है? मंजीरा में क्या बजाया जाता है? तो मंजीरा में क्या बजाया जाता है? नगाड़ा बजता है, मंजीरा बजता है, ढफली बजती है, ये डी है ऑप्शन सभी। तो चलिए विद्यार्थियों, कुछ हमने आपको प्रश्न बताए यूपी SSSC के मद्देनज़र, ठीक। इसी तरह से हम आपको पेट के 2023 के क्वेश्चन बताते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। ये 4 हम आपको प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, क्वेश्चन बताते रहेंगे, अच्छे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। और अपना पढ़ाई करते रहिए और ऑल द बेस्ट।